16 दिसंबर 1971 को हथियार डालने के 4 दिन बाद जनरल अमीर अब्दुल्लाह नियाजी और उनके सीनियर मुआविनीन मेजर जनरल राव फरमान अली, एडमिरल शरीफ, एयर कोमोडोर इनामुल हक और ब्रिगेडियर बाकिर सिद्दीकी को एक तैयारे के जरिए कोलकाता ले जाया गया। जनरल नियाजी अपने PRO सिद्दीक सालिक को ढाका में नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्हें भी फरमान अली का नकली ADC बनाकर कोलकाता ले जाया गया। जनरल सगत सिंह इन लोगों को ढाका के हवाई अड्डे पर छोड़ने आए थे। उन्हें फोर्ट विलियम के रिहायशी क्वार्टर्स में रखा गया था। ये तहरीर है रेहान फजल की, जिसे आप उबैद मलिक की जुबानी सुन रहे हैं। जनरल जेकब ने हथियार डालने की दस्तावेज को दोबारा टाइप किया, क्योंकि असल दस्तावेज पर हथियार डालने का वक्त गलत दर्ज था। जनरल नियाजी और जनरल अरोड़ा ने दोबारा दस्तखत कर दिए। इब्तदाई दिनों में जनरल जेकब ने जनरल नियाजी और उनके साथियों की अच्छी तरह पूछगछ की। जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी अपनी सवाने उम्री द बिट्रेयल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान में लिखते हैं, हमें एक नई तामीर शुदा 3 मंजिला इमारत में रखा गया था। ये एक साफ सुथरी जगह थी। हमने एक कमरे को खाने के कमरे में तब्दील कर दिया था। हमारे खाने हिंदुस्तानी बावर्ची तैयार करते थे। हम अपना वक्त रेडियो सुनने, किताबें पढ़ने और वर्जिश करने में गुजारते थे। एक दिन मैंने अपनी निगरानी पर तैनात इंडियन अफसर कर्नल खारा से पूछा कि मेजर जनरल जमशेद कहाँ हैं। उन्होंने जवाब दिया कि वो ढाका में अब भी इंतजामी कामों में हमारी मदद कर रहे हैं। बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो ढाका की बजाय कलकत्ता की जेल में कैद तन्हाई में थे। कलकत्ता से जनरल नियाजी और उनके साथियों को इंडिया की वस्ती रियासत मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर के कैंप नंबर 100 में ले जाया गया। इंडियन अफसरान मेजर जनरल राव फरमान अली को कोलकाता में रखकर पूछगछ करना चाहते थे, लेकिन जनरल नियाजी ने इसकी सख्त मुखालफत की। दरहकीकत इंडियन फौजियों को फरमान अली के दफ्तर में एक हाथ से लिखा हुआ कागज मिला था, जिस पर लिखा था ग्रीनलैंड विल बी पेंट रेड, यानी सब्ज जमीन को सुर्ख रंग में रंग दिया जाएगा। जनरल AA नियाजी अपनी सवाने उमरी में लिखते हैं, हमें बैचलर्स ऑफिसर्स के क्वार्टर्स में रखा गया था। हर अफसर को एक बेडरूम और उससे मुल्हिक बाथरूम दिया गया था। सामने एक बरामदे के साथ ही एक मुश्तरका रहने का कमरा था। कमरे बहुत ज्यादा थे, इसलिए हमने एक कमरे को नमाज का कमरा और दूसरे को मेस रूम बना लिया था। हमें हर रोज ही एक तरह का खाना मिलता था, उबले हुए चावल, चपातियां, सब्जियां और दाल। कभी कभी हमें गोश्त भी दिया जाता था। हमारे कैंप को चारों तरफ से खारदार तारों से घेरा गया था। 24 घंटे एक संतरी और अल्सेशन कुत्ते के जरिए हमारी निगरानी की जाती थी। इंडियन फौजियों की बटालियन कैंप के मुजाफात में ही हमारी हिफाजत के लिए तैनात थी। मजमूई तौर पर कैंप के अमले का हमारे साथ अच्छा सलूक था। कैंप में नमाज जनरल अंसारी पढ़ाया करते थे। पाकिस्तानी अहलकारों को जिनेवा कन्वेंशन के कवानीन के तहत माहाना 140 रुपए तनख्वाह दी जाती थी, जिससे वो किताबें, तहरीरी कागजात और रोजमर्रा की चीजें खरीदते थे। एक इंडियन कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई, जो बाजार से जरूरत की चीजें खरीद कर उनके हवाले करता था। चंद दिनों बाद इंडियन फौजियों ने कैंप के इर्द गिर्द दीवार बनाना शुरू कर दी। जब जनरल AA नियाजी ने इसकी मुखालफत की तो उन्हें बताया गया कि ये इसलिए किया जा रहा है ताकि बाहर से लोग उन्हें न देख सकें। जनरल नियाजी लिखते हैं, हमें बताया गया कि हुकूमत पाकिस्तान ने हमें मारने के लिए 2 आदमी भेजे हैं। जनरल पाडा ने मुझे बताया कि उन्हें दिल्ली में आर्मी हेडक्वार्टर बुलाया गया और बताया गया कि इंडियन इंटेलिजेंस ने जमशेद नामी शख्स को कलकत्ता में पकड़ा है, जिसने बताया है कि उसे और एक और शख्स को जनरल AA नियाजी को कत्ल करने के लिए भेजा गया है। कुछ दिनों बाद मेजर जनरल शाहबेग सिंह को वहां जनरल पाडा की जगह तैनात कर दिया गया। उनका सलूक मेरे साथ बहुत दोस्ताना था। वो कहते थे कि इंडिया में सिखों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। उन्होंने मुझे खालिस्तान का नक्शा दिखाया, जिसमें पूरा मशरिकी पंजाब शामिल था। बादअज़ां सन 1984 में जब इंडियन फौजी गोल्डन टेम्पल में दाखिल हुए तो वो जनरल सिंह भंडरीवाला के साथ लड़ते हुए मारे गए।
दूसरी जानिब कर्नल हकीम अरशद कुरैशी, जो बाद में मेजर जनरल बने, और उनके साथियों को 21 दिसंबर को बसों के जरिए इंडिया लाया गया। सड़क और रेल के जरिए 1 दिन और 1 रात सफर के बाद उन्हें रांची में जंगी कैदी कैंप नंबर 95 में ले जाया गया। उनके जाते ही उन लोगों ने उस कैंप से फरार होने की मंसूबाबंदी शुरू कर दी। उन्हीं दिनों में एक इंडियन कमांडेंट ने कैंप का दौरा किया। उन्हें ये देखकर बहुत गुस्सा आया कि कैंप की देखभाल ठीक से नहीं हो रही। मेजर जनरल हकीम अरशद कुरैशी ने अपनी किताब 1971 इंडो पाक वॉर ए सोल्जर नरेटिव में लिखा है कि जब कमांडेंट चले गए तो हमने इंडियन जेसीओ से कहा कि हमें बेलचे और खुरपियां फराहम की जाएं ताकि हम हर बैरक के सामने फूलों की क्यारियां बनाएं, ताकि अगली बार जब कमांडेंट आए तो वो इसे देखकर खुश हो जाए। हमें ये दोनों चीजें दे दी गई। हम दिन भर बागबानी करते थे और रात को उनकी मदद से सुरंगें खोदते थे। पहले हम खोदी हुई मट्टी को बैरक की फॉल्स सीलिंग में छुपा देते थे, लेकिन एक दिन जब वो छत मट्टी के बोझ से गिर गई तो हमने मट्टी को क्यारियों में छिड़कना शुरू कर दिया। जब सुरंग अपने आखिरी मरहले पर पहुंची तो हमने कैंप के अंदर और बाहर से इंडियन करेंसी को जमा करना शुरू कर दिया। इंडियन फौजियों की मदद से हमने अपने सोने की अंगूठियां, घड़ियां और दीगर कीमती अशिया बेचकर अच्छी खासी रकम इकट्ठी कर ली। लेकिन जिस दिन इन पाकिस्तानी फौजियों ने उस सुरंग से फरार होना था, उसी दिन तमाम जंगी कैदियों को कैंप के बीच में जमा होने को कहा गया। उनके इर्द गिर्द और वॉच टावर पर मुसल्ला मुहाफिजों की तादाद बढ़ा दी गई। कैंप कमांडर कर्नल होज एक जंगी कैदी के कमरे में गए और उनसे बिस्तर के नीचे पड़ी लकड़ियों को हटाने के लिए कहा। इसके बाद जब उन्होंने फर्श की चादर उठाई तो उन्हें एक गहरा सुराख नजर आया। उसके बाद उन्होंने तमाम पाकिस्तानी जंगी कैदियों को इकट्ठा किया और तकरीर की कि कैंप से फरार होने की कोशिश करना पाकिस्तानी जंगी कैदियों का फर्ज है, लेकिन इस तरह इंडियन फौजियों का फर्ज है कि ऐसा ना होने दें। अब एक अच्छे सिपाही की तरह जिन लोगों ने ये कोशिश की थी वो सामने आएं और अपने जुर्म का एतराफ करें, ताकि दूसरे जंगी कैदियों को बिला वजह तकलीफ न उठानी पड़े। मेजर जनरल कुरैशी लिखते हैं कि हम में से 29 लोगों ने खुद इस फेल की जिम्मेदारी अपने सर लेने का फैसला किया। दर हकीकत हमारे एक साथी ने हमें धोखा दिया। उसने न सिर्फ इंडियंस को सुरंग की जगह के बारे में आगाह किया, बल्कि उन्हें यह भी बताता रहा कि सुरंग कहां तक खोदी गई है। शाम को हमें इसके लिए सजा दी गई। हमारी चारपाइयां और जाती सामान छीन लिया गया। हॉल में इकट्ठा खाने की सहूलत खत्म कर दी गई। खाने के बाद चहलकदमी और बाहर से ऑर्डर देने पर भी पाबंदी लगा दी गई। दिन में कई बार हमारी हाजिरी ली जाने लगी। एक लेफ्टिनेंट कर्नल की सरबराही में इस वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया गया। चंद रोज बाद इन सजा याफ्ता जंगी कैदियों को कैंप नंबर 95 से कैंप नंबर 93 में मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन जहां उन्हें बहुत कम वक्त के लिए रखा गया था। अगर इन वाकयात को एक तरफ रखा जाए तो आलमी प्रेस में पाकिस्तानी जंगी कैदियों के साथ इंडिया के अच्छे सलूक का चर्चा हुआ। इंडिया के नायब सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल S.K. सेना अपनी किताब चेंजिंग इंडिया स्ट्रीट फ्रॉम द हार्ट में लिखते हैं, इन जंगी कैदियों से बात करने के लिए सीनियर इंडियन सिविलियंस और फौजी मुसलमान अफसरान को बुलाया गया। मुशायरा और उनके लिए फिल्मी शोज मुनक्किद किए गए। हमने इन्हें पाकीज़ा और साहिब बीबी और गुलाम जैसी फिल्में दिखाई जो उन्हें बहुत पसंद आईं। इन कैंपों का दौरा करने के बाद वॉशिंगटन पोस्ट के नुमाइंदे ने लिखा कि दुनिया में कहीं भी जंगी कैदियों के साथ इतना अच्छा सलूक नहीं किया गया। ये इंडियन फौजियों की बहुत बड़ी तारीफ थी। वो दिन भी आया जब जनरल नियाजी को जबलपुर रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तान जाने वाली खुसूसी ट्रेन में बिठाया गया। ट्रेन 30 अप्रैल सन 1974 की सुबह वाघा बॉर्डर पहुंची। पाकिस्तान में दाखिल होने से पहले उन्हें चाय पिलाई गई। उन्होंने इंडिया में 28 माह जेल में गुजारे। पाकिस्तानी सरहद के आर पार उनके इस्तकबाल के लिए साहिबान लगाए गए थे। जनरल नियाजी लिखते हैं कि जब मैंने सरहद अबूर की तो एक ब्रिगेडियर अंजुम ने मुझे सैल्यूट किया और कहा कि जनाब, आपको प्रेस के सामने जाने की या बयान देने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने 4 इंच का मुस्ततील कार्डबोर्ड निकाला जिस पर नंबर 1 लिखा था। मुझे कहा कि इसे अपने सीने पर लगा लें ताकि इसकी तस्वीर ली जा सके। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या दीगर जंगी जर्नैलों के साथ भी इसी तरह तस्वीरें बनवाई गई हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने इतना जरूर कहा कि जनरल टिक्का के हुक्म पर यह किया जा रहा है। मैं बहुत नाराज हुआ।
मैंने अंजुम को कहा कि इससे पहले कि मैं अपने आपे से बाहर हो जाऊं, तुम यहां से चले जाओ। ये तहरीर थी रेहान फजल की, जिसे आपने उबैद मलिक की जुबानी सुना।